नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में, जिसमें कि मैं आपके सामने आज इंडियन पॉलिटी की सीरीज चालू कर रहा हूं, जिसमें कि लगातार हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर मैं सीरीज लेके आया हूं, जिसमें कि लगातार मैं एक के बाद में एक टॉपिक पर आपके साथ में कंप्लीट वो कंटेंट लेके आऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सीरीज लगातार चलेगी और इसमें वो सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी का। तो आज का जो इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है, वो है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के जो अंग हैं, भारतीय संविधान के जो अंग हैं, कौन कौन से पार्ट्स भारतीय संविधान में अ, होते हैं, वो सारे पार्ट्स में इसमें आपके साथ में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ में मेरे चैनल में अगर पहली बार आप आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो सभी विद्यार्थी जो कि आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी लगातार मेरे वीडियोस को देखते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारतीय संविधान में टोटल जो पार्ट्स हैं वो हैं 25। अगर बात की जाए तो जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, उस समय इसमें जो जिस तरीके से लिस्टेड थे वो टोटल 22 जो पार्ट्स थे वो इसमें बने थे। बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करने के बाद में इसमें 3 पार्ट्स और इसमें जोड़े गए। तो इस तरीके से टोटल जो पार्ट्स बने वो 25 भाग में इसको बनाया गया है। तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स, किस पार्ट्स में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कितने आर्टिकल उसमें इंक्लूड है, वो सारे हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंग। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अंग के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। और जो पहला भाग है, पहला भाग कौन सा कहलाता है? पहले भाग की बात करें तो पहला जो भाग है वो भाग है हमारा, पहला जो भाग है वो है पार्ट वन। और पार्ट वन में जो अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल आते हैं, वो 1 से लेके 4 के बीच में जो आर्टिकल हैं वो इसमें रखे गए हैं। और पार्ट वन के अंदर में संघ और उसके क्षेत्र का इसमें वर्णन दिया गया है। कौन सा वर्णन दिया गया है, किस बारे में जानकारी है इन आर्टिकल में? संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। ठीक है। संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी आर्टिकल 1 में दी गई है। छोटा छोटा पार्ट रहेगा, इसके बाद में इसको डिटेल में हम अगले वीडियो में एक एक करके सारे आर्टिकल्स के बारे में करेंगे। आज हम सिर्फ वो जानेंगे जो कि इस पार्ट के अंदर में कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए और कितने आर्टिकल रखे गए। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में पार्ट आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 12 तक, आर्टिकल 11 तक रखा गया। और इसमें सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, इसमें नागरिकता, नागरिकता यानी कि भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए और भारत से बाहर आने वालों के लिए कौन कौन से प्रोविजन होंगे जिनको की नागरिकता के रूप में उनको कैसे मिलेगी, वो सारी जानकारी आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में दी गई है। अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इसमें रखे गए हैं। और इसमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को इसमें रखा गया है। भारत में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनको कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे यहाँ पर रहने पर, वो सारे मौलिक अधिकार का वर्णन हमें मिलता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में। अब बात करते हैं आर्टिकल पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 में बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक का इसमें इंक्लूजन है। और इसमें जो है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि राज्य में, राज्य के लिए कौन से जो आर्टिकल है जिसमें कि राज्य उसको फॉलो करेगा और उसको किस तरीके से
राज्य अपनाएगा, वो सारा वर्णन हमें, वो सारा का सारा डिटेल इसमें दिया गया है, जिसको कि DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया है। आर्टिकल कहां से लेके 36 से लेके 51 के बीच में पार्ट 4 के अंदर में ये आते हैं, जिसको कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। अगला जो पार्ट है इसी का पार्ट, जो कि बाद में अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया, जो कि पार्ट 4 का ए कहलाता है। ये 51 ए जोड़ा गया था, और ये 51 ए जो जोड़ा गया था, ये स्वर्ण सिंह समिति 1976 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 का, उस समय इसको जोड़ा गया था। और इसमें फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य हिंदी में कहा जाता है। और मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इसमें जोड़ा गया था, जो कि 51 ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे है पार्ट 5। पार्ट 5 जिसमें कि संघ, संघ के अंदर यानी कि संगठन के अंदर जो आर्टिकल है, उन आर्टिकल का इसमें प्रोविजन है, जो कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा पार्ट कहलाता है। भारत के संविधान का सबसे बड़ा पार्ट यानी कि सबसे ज्यादा आर्टिकल, अनुच्छेद के बारे में चर्चा की जाए तो सबसे अधिक आर्टिकल जो मिलते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन जो आर्टिकल रखे गए हैं, संघ सरकार के अधीन जो आर्टिकल रखे गए हैं, उन सभी आर्टिकलों का जो ब्यौरा है वो पार्ट 5 के अंतर्गत मिलता है, जिसको कि संगठन या फिर संघ कहा जाता है। जिसमें कि टोटल कितने 5 चैप्टर जोड़े गए हैं, चैप्टर वाइज इसको डिवाइड किया गया है। तो एक एक चैप्टर को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, ये आ गया आपके फर्स्ट चैप्टर पार्ट 5, जिसमें कि आर्टिकल 50 यहाँ पर हम लिख देते हैं, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में, नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 51 से लेकर आर्टिकल 151 यानी कि टोटल 100 आर्टिकल इसमें रखे गए हैं, जो कि सबसे बड़ा भाग कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें चैप्टर 1 के अंदर में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक रखा गया है। और इसमें जो कार्य हैं वो यहाँ पर कार्यकारी आते हैं। कार्यकारी जो ब्यौरा होता है, कार्यकारी जो क्षेत्र है, उस कार्यकारी के लिए यहाँ पर जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत जो आर्टिकल रखे गए हैं वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक रखे गए हैं। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 के अंतर्गत जो आता है वो आता है पार्लियामेंट्री। ठीक है ना, पार्लियामेंट के अंतर्गत जो प्रोविजन है वो प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 के अंतर्गत रखे गए हैं। चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में 123 आता है। 123 यानी कि इसमें राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी लेजिस्लेचर पावर होंगी, यानी कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है ना, उसके पास में कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर होंगे, ठीक है ना, वो सारे पावर आर्टिकल 123 के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला जो पार्ट है वो है पार्ट 4, जिसमें कि 124 से लेके 147 तक क्या है। और इसमें संघ न्यायपालिका यानी कि सेंट्रल जो यहाँ पर जुडिशरी है, ठीक है ना, जुडिशरी के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है, जो कि आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक आता है। आर्टिकल चैप्टर 5 में यहाँ पर सीएजी का प्रोविजन रखा गया है। सीएजी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, सीएजी का प्रोविजन है, जो कि आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 यानी कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो वित्तीय व्यवस्था है उसका लेखा जोखा रखने का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 148 से लेके 151 के बीच में रखा गया, जिसको कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या फिर इंग्लिश में इंडियन कंप्यूटर ऑडिटर जनरल कहा जाता है। ठीक है, तो ये सीएजी है, सीएजी का प्रोविजन आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 के अंतर्गत रखा गया है। आगे चलते हैं, अगला जो चैप्टर है वो है अगला पार्ट है पार्ट 6।
अगर हम पार्ट 6 की बात करें तो पार्ट 6 जो आता है वो संघ के बाद आता है, यानी कि संघ यानी कि केंद्र सरकार के बाद में राज्य सरकार का वर्णन इसमें मिलता है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा इसमें आर्टिकल रखे गए हैं। सेकेंड लार्जेस्ट आता है, पहला सबसे बड़ा भाग केंद्र सरकार के अधीन यानी कि संगठन का है और दूसरा राज्य का है, जिसमें कि आर्टिकल 152 से लेकर 152 से लेकर 237 तक जो आर्टिकल है वो आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल पार्ट 6 की, जो कि राज्य और राज्य के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद कहलाते हैं, आर्टिकल कहलाते हैं, और ये आर्टिकल के टोटल जो चैप्टर है वो चैप्टर पूरे के पूरे 6 चैप्टर यहाँ पर आपको मिलते हैं, 6 अध्याय यहाँ पर मिलते हैं। अगर पहले अध्याय की बात करें तो पहला अध्याय जो है वो इसमें जनरल यानी कि कॉमन जो रूल्स हैं, कॉमन जो अनुच्छेद हैं वो इसमें रखे गए हैं, जिसको कि जनरल बोला जाता है। जनरल आर्टिकल इसमें है, जो कि आर्टिकल 152 के अंतर्गत यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है। अगर हम अध्याय 2 की बात करें तो यहाँ पर कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव जो वर्क है, एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, उसके अंतर्गत दिए हुए प्रोविजन आर्टिकल 152 से 153 से लेके 167 के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें चैप्टर 3 की तो 168 से लेके 212 168 से लेके 212 तक, जिसमें कि राज्य के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल जो होता है, विधान मंडल जिसे बोलते हैं, राज्य विधान मंडल, उस विधान मंडल के पावर इसमें दिए गए हैं राज्य विधान मंडल के, ठीक है ना। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर 168 से लेके 212 के अंतर्गत दिए गए, नोट कीजिएगा। और अगर बात करें चैप्टर 3 जो कि पार्ट 6 के अंतर्गत आता है, ये जो पार्ट है इसमें जो प्रोविजन है चैप्टर 4 में, तो चैप्टर 4 में यहाँ पर अनुच्छेद 213 आता है, और 213 के अंतर्गत जो पावर दिए गए हैं इसमें राज्यपाल जो गवर्नर है, गवर्नर के पास में लेजिस्लेचर पावर कौन सा होगा, ठीक है ना, गवर्नर के पास में जो विधायी शक्ति होगी, याद करिए दोस्तों, इससे पहले मैंने राष्ट्रपति के पास की शक्तियां बताई थी, वो कौन सा पार्ट था, वो कौन सा आर्टिकल था, तो वो था 123, और यहाँ पर ये जो है ये 213 है। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के पास में जो शक्ति है वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत दी गई है, और राज्यपाल के पास में जो शक्तियां दी गई हैं वो आर्टिकल 213 के अंतर्गत मिलती है, जो कि विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति के पास में विधायी शक्तियां 123, राज्यपाल के पास में विधायी शक्तियां 213, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट 5, सॉरी चैप्टर 5, पार्ट 6 का चैप्टर 5, टोटल चैप्टर जो है इसमें 6 है। तो पांचवा जो पार्ट है इसमें जो आर्टिकल है वो 214 से लेकर आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 232 के अंतर्गत है, जिसमें कि राज्य की जो जुडिशरी है, उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं, उच्च न्यायालय की शक्तियां, उच्च न्यायालय के पास में कौन कौन सी शक्तियां होंगी, उन शक्तियों का ब्यौरा यहाँ पर मिलता है, कौन कौन से पावर होंगे, वो पावर का वर्णन आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 232 के अंतर्गत मिलता है। इससे पहले जो अपन संघ की बात की थी, तो संघ का लेजिस्लेटिव पावर 124 से लेकर 129 ए तक आपको 129 तक आपको मिला था, जो कि मैंने आपको संघ सरकार में बताया था। ये राज्य सरकार है, तो और उनके पास में सुप्रीम कोर्ट के पास में जो सुप्रीम जुडिशरी है उसके पास में कौन से पावर होंगे, वो पावर यहाँ पर मिलते हैं, जो कि 124 से मिलते हैं। और यहाँ पर राज्य सरकार के पास में 214 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन मिलता है। चैप्टर 6 की बात करें तो यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से नीचे वाले जो न्यायालय हैं उनकी पावर यहाँ पर मिलती है, जो कि 233 आर्टिकल 233 से लेके आर्टिकल 237 तक। क्लियर हो गया आर्टिकल, तो पार्ट 6 के बारे में मैंने यहाँ पे आपको पूरी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। आगे चलते हैं, आगे है अपना पार्ट 7, ये आ गया आपका पार्ट 7। अगर पार्ट 7 की बात करें तो पार्ट 7 को यहाँ पर नील बना दिया गया, और ये नील कब बना, यहाँ पर 7वां नोट कर लीजिएगा, सेवंथ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था,
सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो कि सबसे सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1956 में हुआ था। उसमें इसको निराश्रित यानी कि नील कर दिया गया था। नील मतलब जब राज्यों का, ठीक है ना, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। राज्यों का यानी कि पहले जो राज्य बने थे उन राज्यों को फिर से पुनर्गठित किया गया था, और फैजल अली आयोग कमेटी जब बनी थी उस समय राज्यों को पुनर्गठन किया गया था, क्योंकि उससे पहले जो राज्य थे वो पार्ट में डिवाइड थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में। तो वो पार्ट, जितने भी पार्ट थे उन पार्ट को डिसॉल्व करके पुनर्गठन किया गया था, और हर स्टेट को दोबारा से बनाया गया था। उन अलग अलग स्टेट्स के जो सीमाएं थी वो सीमाएं का फिर से पुनर्निर्धारण किया गया था। तो उस समय आर्टिकल 238 के अंदर में, आर्टिकल 238 238 के अंदर में वो सारे प्रोविजन थे। तो वो पूरे पार्ट को डिसॉल्व किया गया, तब से इस पार्ट को, पार्ट 8 को निराश्रित यानी कि नील घोषित कर दिया गया है। तो 238 का उपयोग नहीं होता है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर क्या ना, इसमें अनुसूची के जो जो भाग है, बी भाग वाले जो राज्य थे तो उनको निराश्रित बना दिया गया। क्लियर हो गया? कब हुआ था ये? सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में हुआ था। तो उसमें यहाँ पर निराश्रित किया गया है। अगला जो पार्ट है वो है पार्ट 8। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 239 239 से लेके 242 तक आते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला जो भाग था वो था संघ का, ठीक है ना। संघ के बाद में स्टेट आया। अब स्टेट के बाद में कौन से बचे? वो बचे यूटी। इसे आपको याद कर लेना है। सबसे पहला पार्ट जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 संघ यानी कि केंद्र सरकार के अधीन जितने भी जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं। उसके बाद में फिर स्टेट के आते हैं। स्टेट के बाद में बचा हुआ जो बनता है वो केंद्र शासित प्रदेश या यूटी आती है। तो यूटी के अंतर्गत 239 से लेकर 242 यानी कि 4 जो आर्टिकल हैं वो चारों आर्टिकल जो यूटी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत क्या क्या नियम होंगे उसकी जानकारी यहाँ पर पार्ट 8 के अंतर्गत दी गई है। अब पार्ट 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पर गांव तक के जो सरकारें हैं वहां तक सरकार कैसे पहुंचेगी उसका प्रोविजन यहाँ पर लाया गया, जिसमें कि पंचायत आती है। पंचायत आती है और पंचायत के अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं, और ये दिए गए हैं आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक आते हैं। ये ओ तक है। उसके बाद में इसी में और भी पार्ट जोड़े गए, पार्ट 11 का ए, पार्ट 11 का बी। तो ये दो पार्ट और 11 के पार्ट 9, सॉरी पार्ट 11 नहीं है, पार्ट 9 है। 8 के बाद में 9 है। 9 का ए और 9 का बी है। 9 का ए के अंतर्गत जो आते हैं वो पार्ट 243 पी से लेके 243 जेड जी तक आते हैं। और इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है नगर पालिका, नगर पालिका या नगर निगम के जो नियम है वो नियम यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद में अगर 9th बी पार्ट की बात करें तो इसमें सहकारी समिति कौन सी आती है? इसमें सहकारी सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति का प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है। क्लियर हो गया? सहकारी समिति का प्रोविजन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसमें पार्ट 9 का 9th बी, 9th ए और 9th बी तीनों में अलग अलग। अगर 9th की बात करें तो 9th में पंचायत, 9th ए में नगर पालिका, नगर निगम, और 9th बी में सहकारी समिति जिसको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा गया है, जो कि जेड एच से लेकर जेड टी तक का 243 में प्रोविजन दिया गया। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। आगे है पार्ट 10। पार्ट 10 की बात करें, पार्ट 10 में 243 से लेकर 243 से लेकर 244 ए तक आता है। और इसमें जो शक्तियां दी गई हैं पार्ट 10 में, इसमें अनुसूचित, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र यानी कि एससी और एसटी का जो एरिया है, ठीक है, 44 244 और 244 ए में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जो कि मैक्सिमम जो क्या है वो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं जो कि ट्राइबल एरिया कहलाता है, या फिर जो यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं उस एरिया के अंतर्गत जो प्रोविजन लाए गए हैं वो प्रोविजन जो आते हैं
वो 244 और 244 ए के अंतर्गत पूछे गए हैं। ठीक है, इतना याद होना चाहिए आपको। अगला जो पार्ट आता है वो आता है पार्ट 11। पार्ट 11 के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच में संबंध का ब्यौरा मिलता है, जिसमें कि 2 चैप्टर यहाँ पर रखे गए हैं। वो 2 चैप्टर कौन से हैं वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। पार्ट 11 की तो 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 के अंतर्गत जो आता है 245 से लेकर 255 आर्टिकल है, जिसमें कि यहाँ पर जो मिलता है वो मिलती है विधायी यानी कि लेजिस्लेचर जो रिलेशनशिप होंगी, ठीक है ना, राज्य और संघ के बीच में, राज्य यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो लेजिस्लेचर पावर मिल रहेंगी उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। क्या? लेजिस्लेचर यानी कि विधायी संबंध, विधायी यानी कि विधायी जो संबंध होंगे वो कैसे होंगे, राज्य और सरकार के बीच में, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक मिलते हैं। अगला जो चैप्टर है वो पार्ट 11 का ही चैप्टर 2 है, जो कि 256 से लेकर 263 के बीच में आता है, और इसके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव, लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक संबंध, ठीक है ना, वो कैसे होंगे, वो यहाँ पर जानकारी मिलती है। प्रशासनिक संबंध राज्य और केंद्र के बीच में कैसे होंगे वो यहाँ पर इन आर्टिकल में मिलती है। अब चलते हैं पार्ट 12। पार्ट 12 जिसमें कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जितने भी यहाँ पर आपके अनुबंध होंगे, ठीक है ना, पार्टनरशिप के जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट होंगे या फिर सूट, सूट जो मिलेगा उसके अंतर्गत यहाँ पर पार्ट 12 में जानकारी मिलती है, जिसके अंतर्गत 3 चैप्टर, 4 चैप्टर आते हैं, 3 नहीं 4 है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। इस तरीके से 4 अध्याय में, 4 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है। अगर चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में 264 से लेकर 291 तक का यहाँ पर आर्टिकल मिलता है, जिसमें कि, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, जगह नहीं है, फाइनेंस, वित्तीय, मैंने बताया था 4 पॉइंट है इसमें, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट। इस तरीके से पहला पार्ट, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और ये चौथा अध्याय बनता है। 4 अध्याय हैं, तो इस तरीके से आपको याद करने में भी आसानी होगी। वित्त पहला अध्याय, वित्त के बाद में संपत्ति दूसरा अध्याय, संपत्ति के बाद में तीसरा जो अध्याय होगा वो अनुबंध होगा, और चौथा अध्याय जो होगा वो सूट होगा। तो ये 4 अध्याय में इसको डिवाइड किया गया है। पहला अध्याय 164 से लेकर 291 तक, जिसमें कि वित्त है। दूसरा अध्याय 291 से लेकर 293 तक, जिसमें कि संपत्ति है। तीसरा अध्याय जो कि 294 से लेकर 300 तक है, जिसमें कि आपको जो जानकारी मिलती है वो मिलती है अनुबंध की। और चौथा अध्याय जो कि सूट है, और सूट के अंतर्गत जो जानकारी मिलती है, अगर बात की जाए तो यहाँ पर यानी कि उधार लेना, ठीक है ना, यहाँ पर वित्तीय अनुच्छेद, ठीक है ना, इसमें क्या ना, दूसरा अध्याय जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर दूसरा अध्याय बात करना तो यहाँ पर बोरोवर की पावर शक्ति है, ठीक है ना, बोरोवर यानी कि उधार लेने की शक्ति है। और तीसरा अध्याय है जो कि 294 से लेके 293 300 तक है, इसमें संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, ठीक है ना, अनुबंध, साथ में आपको कैसा अधिकार मिलेगा, ठीक है ना, कौन कौन से आपके पास में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और साथ में आपके पास में ड्यूटीज कौन कौन सी होंगी, उन सभी ड्यूटीज का ब्यौरा यहाँ पर किया गया है, जो कि चैप्टर 3 के अंदर 294 से लेकर 300 है। अगर चैप्टर 4 की बात करें तो ये जो 4 है इसको अमेंडमेंट के तहत लाया गया है। ये अमेंडमेंट किया गया था, जो कि संपत्ति का अधिकार है, और संपत्ति के अधिकार का अमेंडमेंट जो 1976 में जो स्वर्ण सिंह समिति थी, उस समय उस समय जो मौलिक अधिकार दिए गए थे, उस मौलिक अधिकार में, ठीक है ना, उस मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी दी गई थी, उसी समय इसका अमेंडमेंट किया गया था। और उसको अमेंडमेंट में, क्योंकि पहले जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन मौलिक अधिकार से उसको हटाकर, ठीक है ना, उसको संपत्ति के अधिकार को 300A में कर दिया गया। फिर ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, तो इसको संपत्ति का जो अधिकार है वो संपत्ति के अधिकार को 300A में रखा गया, ठीक है। 300A जो कि यहाँ पर चैप्टर
4 के अंतर्गत आता है। अध्याय 4 के अंतर्गत जो आता है वो संपत्ति के अधिकार को रखा गया, जो कि 300 ए में, ठीक है, 300 ए में रखा, जो कि पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आता है वो आता है पार्ट 13, क्योंकि पार्ट सॉरी ठीक है, पार्ट 12 हो गया आपका। पार्ट 12 के बाद में आप आता है पार्ट 13। ठीक है, ये पार्ट 12 था, पार्ट 11, पार्ट 12 और ये पार्ट 13। कंफ्यूजन हो गया था मेरे को। पार्ट 13 जो कि 300 से लेकर 300 से लेकर 301 से लेकर 307 तक मिलता है, जिसमें कि आपको भारत के क्षेत्र के अंदर अंतर्गत, जो भारत के अंदर में जो भीतर जो आप बिजनेस करेंगे, भारत के अंदर में जो आप बिजनेस करेंगे, जो आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है ना, ट्रेड करेंगे, उस ट्रेड को आप कैसे करेंगे, ठीक है ना, भारत के अंदर में व्यापार, भारत के अंदर व्यापार, अंदर बिजनेस या व्यापार, व्यापार का ब्यौरा इसमें मिलता है। व्यापार कैसे होगा, वो आर्टिकल इसके अंतर्गत है 301 से लेके 307। फिर उसके बाद में आर्टिकल 14 है, जिसमें कि संघ और राज्य के अधीनस्थ सेवाएं, जो कि 308 से लेकर आर्टिकल ये पार्ट अपना 14 है, जिसमें कि 308 से लेकर 323 तक है, जिसमें कि राज्य और संघ के बीच में जो सेवाएं आती हैं, ठीक है ना, वो सेवाएं इसमें मिलती है, जिसमें कि यूपीएससी, ठीक है ना, यूपीएससी, और उसके बाद में फॉरेस्ट, राज्य फॉरेस्ट की जो वन अधीनस्थ सेवाएं जो होती हैं, जिसमें कि आईएएस आईपीएस बनते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, या फिर राज्य की बात करें तो राज्य में अलग अलग जो पीसीएस होती हैं, उनके अधीनस्थ जो सेवाएं होती हैं, आईएएस आईपीएस की सेवाएं, वो सारी सेवाओं का जो ब्यौरा है वो आर्टिकल 308 से लेकर 303 के बीच में रखा गया है। उसके बाद में आता है आर्टिकल जी, उसके बाद में जो आता है वो आता है आर्टिकल 14 ए। देखिए इसमें मैंने आर्टिकल 14 ए नहीं रखा है, उसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए मैं भूल गया था, तो आर्टिकल 14 ए जरूर आता है। ये कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, इसलिए आर्टिकल 14 ए भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है। सॉरी, ये मैंने गलत जगह लगा दिया इसको, ये यहाँ नहीं लगेगा, ऊपर लगेगा। ये 15 आ गया यहाँ पर, ऊपर वाला बता रहा था मैं, यहाँ आएगा आर्टिकल, ये आएगा पार्ट, चलिए देता हूँ, पार्ट जो है ये 14 का ए रहेगा, और ए में जो रहेगा वो 323 ए और 323 बी रहेंगी। और इसके अंतर्गत जो आता है वो न्याय अधिकरण, ठीक है ना, आता है यहाँ पर, लिख लीजिएगा, न्याय अधिकरण के अंतर्गत जो नियम है वो नियम इसके अंतर्गत रखे गए। ठीक है, ये 14 ए है, ठीक है ना, 14 ए, 14 के अंदर 14 ए, जो कि अमेंडमेंट के बाद में नए नियम यहाँ पर जोड़े गए। उसके बाद में आता है आर्टिकल पार्ट 15, जिसके अंतर्गत 324 से लेकर 329 के बीच में यहाँ पर जानकारी मिलती है, जो कि है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन, चुनाव, चुनाव संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलती हैं, पूरी चुनाव के बारे में, इलेक्शन कैसे होगा, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो चुनाव की व्यवस्था है, वो चुनाव की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है, वो दी गई है यहाँ पर पार्ट 15 में, जो कि 324 से लेकर 329 ए के अंतर्गत। उसके बाद में आता है पार्ट 16, पार्ट 16 जो कि 330 से लेकर 330 के बीच में आता है, जो कि आपको जानकारी देता है यहाँ पर विशेष प्रावधान, यानी कि स्पेशल
है ना। स्पेशल स्टेटस का दर्जा यहाँ पे मिलता है, विशेष प्रावधान, जो कि कुछ क्षेत्र में यहाँ पर विशेष प्रावधान जो मिलता है वो यहाँ पर पार्ट 16 के अंतर्गत 330 से लेके 342 तक किया हुआ है। कुछ वर्गों में, कुछ वर्ग यानी कि यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी जो क्षेत्र हैं, वो वहां पर जो विशेष प्रावधान होता है जिसमें कि अलग अलग आयोग बनाए जाते हैं, वो आयोग की जानकारी यहाँ पर 330 से लेकर 342 के अंतर्गत आती है। एससी का 338 ए, 338, 338 ए, 338 बी, जो कि ओबीसी का प्रोविजन है। इस तरीके से अल्पसंख्यक आयोग जो होता है, तो यहाँ पर कुछ विशेष वर्ग एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो जो प्रोविजन दिए गए हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए यहाँ पर स्पेशल जो प्रोविजन दिए गए हैं, विशेष प्रावधान दिए गए हैं, वो प्रावधान यहाँ पर मिलते हैं पार्ट 16 का 330 से लेकर 342। ठीक है। फिर आता है पार्ट 17 जो कि आधिकारिक भाषा के अंतर्गत यहाँ पर जानकारी मिलती है, जो कि भारत के संविधान में जब संविधान बना था उस समय टोटल 14 भाषा थी। उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट करके आज के समय में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आधिकारिक भाषा है वो टोटल कितनी है, 22 भाषा है। तो इसके लिए चैप्टर बनाए गए हैं, चैप्टर 4 में पहली में जो अगर बात की जाए तो यहाँ 343 से 344 तक, जो कि संघ सरकार की आधिकारिक भाषा का वर्णन करता है कि संघ सरकार यहाँ पर आधिकारिक कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेगी, वो भाषा यहाँ पर चैप्टर 1 में दिया गया है। चैप्टर 2 नोट कर लीजिएगा, जो कि रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है, जो कि 345 से लेके 347 तक मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर चैप्टर 3 की, तो चैप्टर 3 में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की जो भाषा है, ठीक है ना, उसका प्रोविजन यहाँ पर दिया गया कि उसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल होगा। चैप्टर 3 में, जो कि 348 से लेके 349 के बीच में यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और उसके बाद में उसके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, वो किस भाषा में अपना ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे, वो प्रोविजन आर्टिकल 348 से लेकर 349 तक मिलता है। अगर हम बात करें चैप्टर 4 की, तो चैप्टर 4 जो कि 350 से लेकर 351 तक आता है, इसमें स्पेशल डायरेक्शन दिए गए हैं, विशेष निर्देश इसमें मिलते हैं। विशेष निर्देश, स्पेशल जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो डायरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर है पार्ट है पार्ट 18, जिसमें कि यहाँ पर हमें इमरजेंसी, आपातकालीन जो प्रोविजन, इमरजेंसी के जितने भी आर्टिकल हैं, वो यहाँ पर आपातकालीन प्रावधान यहाँ पर मिलते हैं 352 से लेकर 356, क्योंकि 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तीनों आर्टिकल में आ रहा हूँ। 356 सॉरी 356 356 के बाद में सॉरी 352, 356 और 360 ये तीनों जो आर्टिकल हैं, ये तीनों आर्टिकलों को विशेष रूप से उपयोग किया गया है और इस पर यहाँ पर स्टेट और यहाँ पर आर्थिक और ये राष्ट्रपति शासन के बारे में ब्यौरा देता है। 352 राष्ट्रपति शासन, 356 जो कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का बात करता है, और ये आकस्मिक इमरजेंसी पे है, ये राज्य में राष्ट्रपति शासन, और यहाँ पर आर्थिक जो इमरजेंसी होती है, इकोनॉमिक इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल, वो 360 में यहाँ पर ब्यौरा मिलता है। तो ये 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधान का यहाँ पर विवरण दिया गया है। अगर बात करें हम पार्ट 19 की, तो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो 361 से लेकर 367 के बीच में आते हैं, जिसमें कि मिसलेनियस,
जो भाग, जो पार्ट छूट गए हैं, जो रूल छूटे गए हैं, उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है मिसलेनियस में, यानी कि विविध विविध जो पार्ट है वो यहाँ पर रखा गया है, जो टूटा हुआ पार्ट है वो यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है। जो भी रूल्स नहीं है वो यहाँ पर हम का उपयोग कर सकते हैं, जो कि 361 से लेकर 367 के बीच में रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट संविधान में संशोधन, जो कि पार्ट 20 के अंतर्गत आता है, और इसका जो आर्टिकल है वो एक आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन का प्रोविजन, संविधान में संशोधन, जो भी संशोधन होता है पार्लियामेंट के थ्रू या फिर स्टेट सरकार के थ्रू, ठीक है ना, वो संशोधन का जो प्रोविजन है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, वो संशोधन आर्टिकल 368 के बीच में रखा गया है। यहाँ पर जो संशोधन करके हम रूल्स में जो संशोधन करते हैं और सरकारें जो संशोधन करती हैं, वो संशोधन संविधान में, संविधान की किस आर्टिकल में क्या संशोधन करना है, वो संशोधन की प्रक्रिया यहाँ पर आर्टिकल के अंतर्गत दी गई। ठीक है, अगला जो पार्ट आता है वो आता है पार्ट 21, जिसमें कि टेम्परेरी यानी कि अस्थायी, अस्थायी संक्रमणकालीन जो विपदा होती है, विपदा यानी कि जो पैंडेमिक जो होता है, वो कि संक्रमण बोलते हैं, जो संक्रमण आया था आपको अगर पता हो, संक्रमण काल के जो रूल्स है, जो नियम है, अभी पैंडेमिक आया था जो कि कोविड-19 था, कोविड-19 के लिए जो रूल थे, वो सारे रूल्स किस तरीके के विशेष प्रावधान होने चाहिए, कैसा किस तरीके से सरकार को यहाँ पर नियम लगाने चाहिए, और जनता के साथ में कितना सावधानी और किस तरीके के रूल्स के साथ में यहाँ पर सरकार पर देश को चलाना है, वो सारे संक्रमणकालीन और टेम्परेरी जो प्रोविजन है, जो कि उसी समय में लागू होंगे, उसके बाद में इसको हटा दिया जाएगा उस समय तक, जब तक कि संक्रमण चल रहा है, या फिर कुछ ऐसे रूल्स जो कि रूल टेम्परेरी रहते हैं, जिसको कि अपन उस समय तक लगाते हैं, जिससे कि सरकार में स्थायित्व बना रहे और प्रशासन सुनिश्चित रूप से चलता रहे। उसके प्रोविजन जो दिए गए हैं वो 369 से लेकर 392 तक दिए गए हैं। अगला जो पार्ट है वो पार्ट 22, जो कि आखिरी पार्ट है, जो कि 393 से लेकर 395 तक आता है, जिसमें कि संक्षिप्त शीर्षक यानी कि यहाँ पर जो हेडिंग है, हेडिंग प्लस इनिशियल जो प्रोसेस होती है प्रारंभ, और साथ में हिंदी में आधिकारिक पाठ, हिंदी का जो आधिकारिक मतलब हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरासन यानी कि नील नील करने की प्रक्रिया, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर आर्टिकल 393, 394 और 395 में की गई, क्योंकि पार्ट 22 के अंतर्गत। तो टोटल जो आर्टिकल है वो कितने हैं अपने पास में, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 390 आते हैं, जो कि टोटल 22 पार्ट के अंतर्गत यहाँ पर। तो ये मैंने पूरे व्यवस्था आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दी, और यहाँ पर टोटल 25 भाग मैंने आपको जानकारी दे दी। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर लगातार आप मेरे साथ में इंडियन पॉलिटी, आईएएस, आईपीएस या फिर इन सभी तैयारी जिसमें कि हिस्ट्री और सारे पार्ट जो सिविल सर्विसेज में जो जो होता है पूरा सिलेबस, उस सिलेबस की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आप अभियान एकेडमी के ऐप के द्वारा कर सकते हैं। तो आप इंस्टॉल कर लीजिए सारे, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, हो सकता है आपको पूरा समझ में यहाँ पर आ गया होगा। इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे, कंप्लीट यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी, जिसमें कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 25 तक मैंने पूरी जानकारी दी है। बीच बीच में हम इसका रिवीजन भी करते रहेंगे। वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय दिस वीडियो टिल